करीब 16 साल का एक लड़का अपनी माँ को आवाज लगा रहा था। पहले धीरे से आवाज लगाई, फिर कुछ जोर से, और तीसरी बार जब उसने अपनी माँ को आवाज लगाई तो बहुत जोर से चीख कर चिल्ला कर उसने आवाज लगाई। पहली बार में तो माँ समझ नहीं पा रही थी, दूसरी बार में उसकी जो भी ध्यान था वो टूटता है, और तीसरी बार में वो दौड़ते हुए अपनी बेटी की तरफ जाती है, और जैसे ही घर की दहलीज को पार किया उसकी गोद में आकर उसके बेटे का सर गिर जाता है। बस इतना था, अपने ही बेटे का सर उस फुटबॉल की तरह उस गोद में आकर गिरता है तो उसकी चीख निकल जाती है। चीख पुकार की आवाज सुनकर पूरे गांव वाले वहां आ जाते हैं। न केवल गांव वाले वहां आते हैं बल्कि आसपास के लोग गांव के वहां भी आ जाते हैं। माँ रो रही थी, बिलख रही थी। वो 5 बहनों का इकलौता भाई होता है। बहनें भी आ जाती हैं, वो भी रोती हैं, बिलखती हैं, और किसी ने इस फोटो को खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। ये खबर टीवी और अखबारों के माध्यम से सोशल मीडिया पर प्रकाशित हो जाती है। उसके बाद तो पूरे देश भर में इस बात पर चर्चा शुरू हो जाती है। एक तरफ देश मना रहा था दीपावली का पर्व, दूसरी तरफ इस फोटो को लेकर चर्चा हो रही थी। आखिरकार ये शासन प्रशासन को भी आगे आना पड़ता है, और शासन कहता है कि हम जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी कातिलों को सलाखों तक पहुंचाएंगे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। विपक्ष ने भी कई तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं, कई तरह की गलतियां सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर सरकार इसमें कुछ कर भी पाएगी तो क्या वो उस 16 साल के बेटे को वापस लेकर आ पाएगी? क्या उस बहनों के अकलौते भाई को क्या वापस ला पाएगी? जब कत्ल की वजह लोगों के सामने आती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी वजह कत्ल की इतनी बड़ी वजह कैसे बन सकती है। आज की घटना कई लोगों को सोचने पर वाकई मजबूर कर सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है जौनपुर, और जौनपुर से 10 किलोमीटर दूर गोरा बादशाहपुर का थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है कबीरापुर। बात कर रही हूँ 30 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास की। रामजीत यादव का इकलौता बेटा होता है अनुराग यादव उर्फ छोटू, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है। घर के बाहर खड़ा होकर वो मंजन कर रहा था। अक्सर गांव में या तो लोग दातुन करते हैं नीम की कोई टहनी तोड़कर, या फिर किसी कोलगेट वगैरह से मंजन करते रहते हैं, या फिर वो ब्रश कर रहा होता है, एक्साइटेड वो कुछ भी कर रहा था, लेकिन घर के बाहर खड़ा होकर वो दांतों को साफ कर रहा था। टाइम 7:30 बजे थे। 5 बहनों का इकलौता वो भाई होता है, 16 साल उसकी उम्र होती है। घर से रोज की तरह वो ऐसे ही खड़ा हुआ था। अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ। दूसरी बार आवाज लगाई बहुत जोर से चीखते हुए कि माँ, लेकिन तीसरी बार की जो आवाज थी वो इतनी तेज आवाज थी, ना केवल माँ तक पहुंची बल्कि आसपास के जितने भी लोग थे वो उनके कानों तक वो आवाज पहुंच जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज बार बार गूंज रही है, माँ माँ कह के। माँ, उसकी जो आशा देवी होती हैं, वो घर से निकलती हैं। दौड़ती हुई अपनी दहलीज को जैसे ही पार करती हैं तो सामने से बेटा दिखाई देता है, लेकिन बेटे की जो गर्दन होती है वो एकदम से धड़ से अलग होकर माँ की गोद में आकर गिर जाती है। माँ बहुत जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है, कहती है कि मेरे बेटे को मार दिया। जो भी कह सकती थी उस बीच में वो चिल्ला रही थी, कह रही थी, वो पुकार रही थी। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिरकार वो 3-4 लोग होते हैं। गांव का ही एक व्यक्ति होता है जिसका नाम लालता यादव होता है, उसका एक बेटा होता है रमेश यादव, साथ ही एक और लड़का होता है सूरज यादव। करीब 5-7 जने थे ये। सबके हाथों में, किसी के हाथों में हंसिया थी, किसी के हाथों में तलवार थी, किसी के हाथों में कुल्हाड़ी थी, किसी के हाथ में कुछ दराती वगैरह थी। कुछ इस तरह के हथियार लेकर वो उस लड़के के पीछे पड़े हुए थे। वो लड़का इधर से उधर भाग रहा है, दौड़ रहा है, अपनी जान बचाने की तमाम कोशिशें कर रहा था। इस बीच में वो लगातार आवाज भी लगा रहा था। आसपास के लोग भी जाग जाते हैं, बाहर निकलकर देखते हैं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वजह क्या है। लड़का जैसे ही तीसरी आवाज में रुकता है, शांत होता है, पीछे से एक तलवार आती है। तलवार इतनी ताकत से मारी गई थी कि इस तलवार से उसका धड़ और सर अलग हो जाते हैं। माँ के पास पहुंच जाता है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, और दहली भी आ जाती है। उसके बाद पूरा गांव इस घटना को लेकर सड़कों पर उतर आता है। न केवल पूरा गांव उतरता है बल्कि सोशल मीडिया पर भी कुछ देर में यह खबर वायरल होने लगती है। दरअसल डीएम डॉक्टर दिनेश चंद और साथ ही एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा, सीईओ गोरा बादशाहपुर के तमाम ये आला अधिकारी मौके पर वहां पहुंच जाते हैं, और उसके बाद सैकड़ों पुलिस वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। एक दिन पहले ही इस गांव के अंदर, दरअसल 29 अक्टूबर 2024 को, ये लड़का जिसका नाम अनुराग यादव होता है, वो अपने घर से कुछ ही दूरी पर
एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा होता है, उस जमीन के टुकड़े के उसकी साफ सफाई कर रहा था। और जैसे उसकी घास वास छील रहा था, क्योंकि उससे पूछा जाता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, वो कहता है कि अगले दिन दीपावली का त्योहार है, साफ सफाई करना अच्छी बात है, इसलिए साफ सफाई कर रहा हूँ। इसी बीच में पड़ोसी ही है, थोड़े से लालता होता है, उसके परिवार के कई लोग वहां मौके पर आ जाते हैं और उस लड़के को बहुत बुरी तरह से डराने लगते हैं, धमकाने लगते हैं, उससे तमाम तरीके से गंदी संदी बातें करते हैं, गालियां देने लगते हैं, उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। जब लगातार उस लड़के को 16 साल के उस बालक को लगातार धमकाया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, तब गांव के आसपास लोग आते हैं, अनुराग को समझाते हैं और कहते हैं कि त्योहार है, त्योहार पर लड़ाई झगड़े नहीं करते। अनुराग को समझाया जाता है, अनुराग अपने घर जाता है, लेकिन वो इतना नहीं बताता कि इस तरह से झगड़ा फसाद भी हुआ है। वो नहीं जान रहा था कि आखिरकार आगे कुछ ऐसा हो भी सकता है। वो रात तो कट जाती है, लेकिन लालता यादव को कुछ ऐसा लग रहा था जैसे क्या उसके साथ बहुत बड़ी कोई वारदात हो गई है। उन्होंने एक प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद लालता उसके परिवार के जो भी कुछ लोग थे, वो हाथों में हस्तियां दरात लेकर, तलवार लेकर सीधे मौके पर वहां पहुंच जाते हैं और उस बालक की गर्दन काटकर हत्या कर देते हैं। जब हत्या करते हैं तो मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। हर कोई इस घटना के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। दरअसल ये कहानी शुरू होती है साल 1995 से। रामजीत यादव और उसके 20 मीटर दूर एक लालता यादव के नाम का एक व्यक्ति था। लालता यादव एक दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है। रामजीत यादव के 5 बेटियां हैं, एक बेटा है जिसकी उम्र महज 16 साल है। 1995 से लेकर इनके बीच में कुछ विवाद चलता आ रहा था। विवाद कुछ ऐसा था, लगभग 1 से 1.5 विस्वा या 2 विस्वा जमीन रही होगी, इतना जितना की एक दुकान होती है, या इससे ज्यादा या कम, कुछ ज्यादा नहीं होगी। छोटी सी जमीन के टुकड़े को लेकर दोनों पक्षों में लगभग 23 सालों से विवाद चलता आ रहा था। बातचीत बन नहीं पा रही थी। आखिरकार ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य बैठते हैं और सदस्य बैठने के बाद ये तय कर लेते हैं कि तुम्हारे हिस्से में इतनी जमीन आ रही है, तुम इस जमीन पर आराम से अपनी दीवार वगैरह बना लो, और ताकि ये झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन गांव वालों ने इस झगड़े को खत्म कराने की तमाम कोशिशें की। उसके बावजूद भी ये दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है लालता यादव, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उसने हद तो तब कर दी, उसने कहा कि मैं इस जमीन पर अपना घर बनाऊंगा, चाहे भले ही मामला कुछ भी हो जाए। और हद तो तब हो जाती है जब एक ही साल के अंदर लगभग 16 मुकदमे रामजीत यादव के परिवार पर लगा दिए जाते हैं। और इस घटना के होने से लगभग 10 दिन पहले ही 18वां मुकदमा लिखा गया था। मामला कोर्ट में अभी विचाराधीन चल रहा था। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन रामजीत के परिवार को लगातार किसी ना किसी मुकदमे में उलझाया जा रहा था। एक परिवार गरीब होता है, एक परिवार दबंग होता है। एक दबंग परिवर्ती के परिवार में एक दरोगा भी बताया जाता है, और दरोगा जैसा कह रहा था, पुलिस को अपने इशारे पर कुछ ऐसे ही नचा रहा था। अब ये परिवार जो रामजीत का होता है और अनुराग यादव का जो परिवार होता है, वो सोचने समझने की शक्ति तो इनकी छीन हो जाती है। करें तो क्या करें, क्योंकि लगातार उन पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इसके बावजूद भी जो दरोगा होता है, पुलिस को अपनी उंगलियों पर कठपुतलियों की तरह नचा रहा था। ये वक्त धीरे धीरे करके बीत जाता है, बढ़ता ही जाता है वक्त, और आगे बढ़ते बढ़ते 30 तारीख को जिस तरीके से अनुराग यादव की हत्या कर दी जाती है, पूरे प्रदेश भर में इस बात को लेकर बवाल मच जाता है। उसके बाद फिर मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है, पुलिस भी आती है, और पुलिस आती है उन आरोपियों को गिरफ्तार करने की तमाम दबिशें भी दे रही थी। इधर जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होते हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि जंगल राज है, दूसरी तरफ वो सरकार पर भी उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। सरकार कहती है कि हम अपना काम कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे, और गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज देंगे। दरअसल अनुराग यादव की एक बहन का तेजी से इंटरव्यू वायरल होता है। वो बार बार कह रही थी कि कितनी बार थाने चौकी के चक्कर लगाते हैं, कितनी बार एप्लीकेशन दी जाती है, कितनी बार कानून को, कितनी बार लेखपाल को पत्र लिखा जाता है, कहा जाता है कि आप हमारे घर आइए। एक बार आने के बाद इस छोटी सी जमीन के टुकड़े, चाहे वो 1.5 विस्वा हो या 2 विस्वा हो, इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। क्योंकि जो दूसरी जो पार्टी थी, वो दबंग प्रवृत्ति की होती थी। साथ ही उनके परिवार में एक दरोगा भी था जो पुलिस को अपने इशारों पर नचाता था, जिसके कहने पर पुलिस चलती थी। वो परिवार बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन किसी ने भी उस परिवार की तरफ मुड़कर नहीं देखा। इस गांव में आकर किसी ने नहीं देखा, जबकि इस हत्याकांड के बाद डीएम हो, एसएसपी हो, मंत्री हो, या फिर तमाम नेता हो, वहां पर पहुंच जाते हैं। तमाम मीडिया कर्मी भी वहां पर पहुंच जाते हैं, और ये मामला पूरे देश भर में
चर्चित हो जाता है, हड़कंप मचा देता है। जिस दिन दीपावली मनाई जा रही थी उस दिन इस घटना को लेकर घर घर में चर्चा हो रही थी। एक 16 साल का लड़का है जिसकी गर्दन काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर। बहन साफ साफ कहती है मीडिया में आकर, या तो सरकार इस मामले में बदला ले, इन आरोपियों को कम से कम समय में इनका एनकाउंटर हो, इन्हें सजा दिलाए, खून का बदला खून से ले, नहीं तो फिर बहन अपने भाई की हत्याकांड का बदला लेगी। कहीं ऐसा ना हो कि एक और बहन या फिर 5 बहनों में से कोई भी बहन फूलन देवी की तरह मैदान में उतरे और अपने भाई के हत्याकांड का बदला ले। इसलिए सरकार की अपनी जिम्मेदारी बनती है और प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी बनती है। ये कोई पहला मैटर नहीं है, भविष्य में न जाने कितने ऐसे मैटर होंगे और पुलिस वाले देखते भी होंगे, जानते भी होंगे, न जाने कितने ऐसे मामलों को देखकर पुलिस वाले अनदेखा कर देते हैं। इसमें ये भी बताया जाता है, जो बहन थी वो कह रही थी कि जब तक ये जमीन किसी का खून नहीं लेगी, खून नहीं मांगेगी, तब तक हम यहाँ पर आएंगे नहीं। वो पुलिस वाले कौन हैं उनके बारे में पता किया जाए। हालांकि डीएम कहते हैं कि इस मामले की उचित स्तरीय जांच की जा रही है। क्या जांच में उन दरोगाओं का, उन सिपाहियों का, उन लोगों का भी नाम, उन अधिकारियों का भी नाम सामने आ पाएगा, उस लेखपाल का नाम सामने आ पाएगा जिन्होंने ये कहा कि ये जमीन खून मांग रही है? क्या वो वाकई चाहते थे कि हत्याकांड को अंजाम दिया जाए? क्या इस मामले में उतना ही दोषी लालता यादव का परिवार है या उससे कहीं ज्यादा दोषी वो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस वाले, दरोगा हैं, इंस्पेक्टर लोग हैं जिन्होंने इस मामले को आगे बढ़ने में मदद की है? क्या इस मामले में जो लालता है, जो परिवार का दरोगा है जिसने पुलिस की वर्दी पहनकर उस कानून का दुरुपयोग किया है, क्या वो भी उतना ही क्या उसका भी एनकाउंटर होगा? या ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब न केवल जनता मांग रही है, कहीं ज्यादा उससे वो 5 बहनें मांग रही हैं और माता पिता हैं जिनका वकलौता बेटा था, इकलौता भाई था जो ताई कमांडो का गेम खेलता था। बताया जाता है कि वो नेशनल प्लेयर था, लेकिन इन दबंग परिवार की वजह से वो सामने आने से भी कतराने लगता है और उस परिवार में उस परिवार से इतना डर चुका था कि वो प्रैक्टिस करने भी नहीं जाता था। जब उसके कोच का इंटरव्यू लिया जाता है तो बताता है ये सब बहन है, वाकई उसकी बहन का इंटरव्यू भी भावुक करने वाला है और कई तरह के सवाल खड़े करने वाला है। सरकार की जिम्मेदारी है इसमें जल्द से जल्द सरकार को जल्द से जल्द अपना एक्शन लेना चाहिए और साथ ही ऐसा कानून पेश करे, ऐसा आदेश पारित करे कि जहां पर ऐसे मैड वाले मामले होते हैं, जहां पर छोटी छोटी जमीनों को लेकर मामले होते हैं, जहां बैठकर 2 पक्षों का आपस में बिठाकर समझाया जा सकता है, मामले खत्म किए जा सकते हैं, ऐसे मामलों में सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में किसी इकलौते बेटे की इस तरह से जान न जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको सावधान करना है, आपको बताना है कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानिक इलेक्शन हो या जिनके जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हों या फिर शहरों में भी अब तो ऐसा होने लगा है, छोटी छोटी बातों को लेकर खून खराबे हो जाते हैं। वो जमीन का टुकड़ा वही रहेगा जिस तरह से अनुराग यादव की हत्या हो जाती है और दूसरा परिवार सलाखों के पीछे रहेगा, जमीन का टुकड़ा वहीं का वहीं रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेंगी लेकिन वो जमीन वहीं रहेगी। काश एक परिवार ने भी अगर बड़ा दिल दिखाया होता तो शायद इस तरह की बातें होती ही नहीं। इसलिए कभी भी भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो, इसलिए बड़ा दिल दिखाएं, थोड़ा सहन शक्ति रखें, किसी का दिल ना दुखाएं और अपना सब लोग ख्याल रखें। और तब तक के लिए मैं आप लोगों से कहूंगी खुश रहें जहां आप हैं, अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।